गुड मॉर्निंग। सो ऑल ऑफ यू, हम आज पढ़ने वाले हैं जो चीज़ हम कुछ कल अधूरा रहेगा जिससे को हम आज पढ़ने वाले हैं। देखिएगा कुछ चीज़ अधूरा क्या था, हम स्थायी ऊतक पढ़े थे। स्थायी ऊतक में सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में कुछ चर्चा की, फिर वहीं से कुछ कारण कर्म हमने क्या क्या क्लास रोक दिया, उसी को हम पढ़ने वाले हैं। चलिए देखिएगा हम क्या पढ़ रहे थे। मृदु ऊतक, मृदु ऊतक एंड इधर मृदु ऊतक इधर हो गया, इधर क्या हो गया, स्थूल कोण। हम इन्हीं तीनों को अंतर के साथ पॉइंट पढ़ते हुए चले जाएंगे। स्थूल कोण ऊतक, और इधर लिख रहे हैं हम दृढ़ ऊतक। तो ध्यान से समझिएगा, दृढ़ ऊतक इसको क्या बोले थे, पैरेनकाइमा। ये पैरेनकाइमा था, ये कौन था, कोलेनकाइमा, और ये क्या था, स्क्लेरेनकाइमा। तो कुछ पॉइंट हम इसके बारे में आपको बताए थे। पैरेनकाइमा, मृदु ऊतक, स्थूल कोण ऊतक, दृढ़ ऊतक के बारे में कुछ हम आपको बता चुके। तो ध्यान से देखिएगा, पहला पॉइंट क्या हम बताए थे, वही को फिर से रिवाइज करने वाले हैं। ध्यान से लिखते जाइएगा आप लोग भी। तो हमने क्या बोला था, अंतराकोशिकीय स्थान। सबसे पहले बात कौन सी आई थी, अंतराकोशीय स्थान। किसको किसको पता है अंतराकोशिकीय स्थान? अंतराकोशिकीय स्थान वही होगा जो कोशिकाओं, जैसे कि कोशिकाओं का समूह बना है, तो कोशिकाओं के समूह में जो कोशिकाओं के बीच बीच में गैप होगा उसी को क्या बोलेंगे, अंतराकोशिकीय स्थान। जैसे अभी बताएंगे, कोशिका हम बनाएंगे तो कोशिका में आपको हम बता देंगे। तो अंतराकोशिकीय स्थान हो गया, इधर भी अंतराकोशिकीय स्थान, इधर भी अंतराकोशिकीय स्थान। ठीक है, लिख लीजिएगा अंतरकोशीय स्थान। ठीक, इधर भी अंतर, इसी तरह आप लिखते चले जाइएगा और याद कर लीजिएगा, कोशीय स्थान। ठीक, तो पहला पॉइंट आप क्या बताइएगा सभी में, देखिएगा मृदु ऊतक, स्थूल कोण ऊतक, दृढ़ ऊतक, तीन हो गए। अगर इसमें बात कीजिए, इसमें क्या पाया जाएगा, इसमें पाया जाएगा, इसमें कम, समझिएगा कम, और इसमें नहीं। ठीक, क्या समझिए, अंतराकोशिकीय स्पेस में पाया ही नहीं जाएगा। ठीक, मतलब कि इसमें अंतराकोशिकीय स्थान, जैसे कि हम कोशिका बनाना, ठीक, कोशिका ये बना दिए, ये बना दिए, ये बना दिए, ये बना दिए, देखते रहिएगा। और इसकी हमने कोशिका ही बना दी। ध्यान समझिएगा, कोशिका उस तरह बन नहीं पाएगी जिस तरह इसमें बताया गया है। ध्यान समझिएगा, देखिए इसमें कोशिकीय स्थान आपको मिल रहा है, या आप दूर दूर थोड़ा बना के समझिएगा। इसमें कोशिकीय स्थान मिला, ऐसे बन गई, ऐसे बन गई कोशिका, ऐसे, तो बीच वाला स्थान क्या हो गया, अंतराकोशिकीय स्थान। इधर कम मात्रा में पाए गए हैं, इधर क्या हो जाएंगे, सभी दूसरे से सटे होंगे, एक दूसरे से क्या होंगे, एकदम सटे होंगे। इसमें अंतराकोशिकीय स्थान पाया ही नहीं जाएगा। ठीक, यही आपको बताने वाले थे, यही आपको हो गया, अंतराकोशिकीय स्थान इसमें नहीं पाया जाएगा। हम आपको दूसरा से बताने वाले हैं, ध्यान समझिएगा। इसको मिटा दें, देखिएगा ठीक, इस पे आप ऐसे यहाँ पे साइन करिए, यहाँ पर कम करिए, और यहाँ पर नहीं। ठीक, ये आपको पॉइंट, एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आपको क्या बताया, सेल वॉल, सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति। हर जगह हम नहीं लिखने वाले हैं, कोशिका भित्ति, ये भी वहीं पर सेम रहेगा, कोशिका भित्ति, यहीं पर भी वही कोशिका भित्ति। अब तीनों प्लांट बोलकर ये बोले, तीनों ऊतक में कोशिका भित्ति किसकी किसकी बनी है। ठीक है, तो यहाँ पर कोशिका भित्ति किसकी बनी थी, हम बोले थे सेलुलोज। यहाँ पर क्या बोले थे, सेलुलोज प्लस कैल्शियम। यहाँ पे ये इससे बना था, सर ठीक है, क्या था, सेलुलोज प्लस कैल्शियम। ये आपका दूसरा पॉइंट। इधर सर जी, इधर बोलते पैक्टिन, पैक्टिन प्लस सेलुलोज। इधर क्या बताए थे, लिग्निन सेलुलोज, क्या, लिग्निन सेलुलोज।
क्या हो गया, पेक्टिन सेलुलोज, पेक्टिन युक्त क्या रहेगा, सेलुलोज। अच्छा ये बताइए कि जो कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति जीवित होती है मृत होती है? एक जो कोशिका भित्ति होती है ये जीवित होती है मृत होती है, ये भी देख लीजिएगा। देखिए ये सब क्या है, बाहर से एक जमा हो जाते हैं, इसीलिए लिग्निन हो गया, सेलुलोज, ये सब जमा हो गए, उसी पर जमा होकर इकट्ठा हो गए, वही सेलुलोज, पेक्टिन युक्त सेलुलोज, यही सब एक जमाव है। सेलुलोज का जमा, कार्बोहाइड्रेट का एक जमाव बहुलक के रूप में, कैल्शियम क्या उसी में जम गया, पेक्टिन भी क्या उसी में जम गया जाके, ये सब चीज़ें। तो कोशिका भित्ति है वो मृत होती है, कोशिकाओं का क्या है, मृत, वो आकार देता है बस कोशिकाओं का। कोशिका झिल्ली जीवित मानी जाएगी, कोशिका भित्ति मृत मानी जाती है। तो कोशिका भित्ति की ही खोज रॉबर्ट हुक ने भी किया था। चलिए इसको हम मिटा दें, नीचे की ओर नहीं आ रहा होगा, थोड़ा सा एक पॉइंट और बताने वाले हैं, ध्यान समझिएगा। 2 पॉइंट तो आपको हम उस दिन भी बता दिए थे, ये 2 पॉइंट तो आप लिखे भी होंगे, इस दोनों पॉइंट को मिटाने वाले हैं, ध्यान समझिएगा। नियमित आकार सेल का, इनकी जो कोशिका होंगी उनका क्या होगा, नियमित आकार का होगा। मतलब कोई एक सिद्ध बोल देगा ये गोलाकार है तो गोलाकार में ही होगा, अगर बोल दिया गोलाकार नहीं है तो जिस कार में होगा उस कार में जाएगा। इसमें अनियमित कार, अनियमित आकार, सर ये ठीक है, इनका कोई आकार ही नहीं निश्चित है सर जी, ये कैसे होंगे, इनको अनियमित ना बोल, देखिएगा नियमित आकार, अनियमित आकार, ये क्या रहेंगे, संगठित रहेंगे, संगठित सेल रहेंगे। सर जी इसका मतलब इनका आकार निश्चित है, इनका भी, और क्या संगठित है, दूसरे खूब सटीक में रहेंगे, ठीक है। इनका नियमित आकार नहीं सर जी, इनका आकार फिक्स है, यहाँ इस प्रकार के हैं, इनका आकार और इनका आकार फिक्स बताया गया है, किस प्रकार के आकार हैं, दृढ़ ऊतक एंड ये ऊतक, याद रखिए। जैसे कि ये क्या आपको बताया, मृदु ऊतक, मृदु ऊतक के नीचे ये पाए जाएंगे, और उन्हीं मतलब कि मृदु ऊतक आपको मत देखिए, अगला पॉइंट में बताने वाला, ठीक है, देखिएगा। तो आप समझिए नियमित आकार, अनियमित आकार, संगठित सेल होते हैं, निश्चित आकार, इनके फिर वही नियमित आप लिख लीजिएगा, आपको रखना हो, इसलिए निश्चित आप लिखिए। संगठित सेल होती है मतलब कि सब कोशिकाएं संगठित ही होती हैं और इनमें अंतराकोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता, इसलिए नियमित, इनमें अंतराकोशिकीय, इसलिए संगठित लिखिएगा, संगठित लिखिए तो बढ़िया रहेगा, ठीक है, संगठित होती हैं। ये हो गया। अब इनकी कोशिकाएं सजीव होती हैं, जो सेल है मतलब नियमित है कैसी है, सजीव है, ठीक, मतलब जीवित सेल है, इसमें जीवित सेल की चर्चा की गई है सर जी, इसमें भी जीवित सेल, जीवित सेल, इसमें सर जी मृत सेल है। तो आपको इसे ही पॉइंट याद रखना है, ये सजीव हो गई, ये जीवित सेल हो गई, मतलब दोनों में सजीव, दोनों में सजीव, यहाँ पर ये, और यहाँ पे देखा यहाँ पर नियमित, यहाँ पर नियमित, बीच वाला गड़बड़ कर दिया था, ठीक है। तो आपको याद करना अपने दिमाग से लगाकर, सजीव होती हैं, ठीक है, ये भी सजीव, ये भी जीवित कोशिका है, उधर क्या होती है, मृत सेल होती हैं, वहाँ पर क्या होती हैं, दृढ़ ऊतक में मृत सेल होती हैं। क्या सभी सेल मृत हो सकती हैं? नहीं, सभी सेल मृत नहीं हो सकती, कुछ सेल को हम देखने को पाते हैं, लेकिन हाँ प्रायः 1 ही 2 मिल सकती हैं, ठीक है, प्रायः 1 ही 2 मिल सकती है, सभी कोशिकाएं मृत नहीं बोल सकते। 1-2 कोशिकाएं हैं जो पढ़ने को आपको मिलेगा, कहाँ पर मिलेगा, जाइलम एंड फ्लोएम में, कहाँ पर मिलेगा, जाइलम एंड फ्लोएम में। तो हम इसके बाद बताने वाले हैं, ध्यान समझिएगा बात को हमारी। ये सजीव हो गया सर जी, ठीक सर जी, अब क्या बताने वाले हो, ठीक, ये पौधों को हरा करते हैं, ठीक है, हरा रखते हैं, ये पौधों को हरा रखते हैं, ठीक है जी। ये क्या करेंगे, अनियमित आकार वाले पौधों के क्या करेंगे, ये हरा रखेंगे या पीला रखेंगे, सर इनका भी देख लीजिएगा। ये लचीला बनाएंगे, लचीला बनाते हैं सर जी। ये क्या करेंगे, इसमें क्या है, इनका तो नाम ही है क्या, दृढ़ ऊतक, तो क्या करेंगे, कठोर हुआ, कठोर लिखने जा रहे हैं, कठोर, कठोर हुआ मजबूत, ठीक, ये हो गया।
मतलब ये हरा होता है। हरा किस लिए होगा ये चलिए देखिएगा। ये मतलब ये क्या हो गया, सजीव थे, ये जीवित सेल थी, ये मतलब दोनों सजीव इधर थी, इधर क्या थे, मृत थी। ये पौधों को लचीला बनाए, ये पौधों को हरा बनाए, ये क्या बना दिया, कठोर बना दिया। ठीक, तो ये मृत हैं तो आपको जाहिर सी बात है कि कठोर बनाने वाले हैं, आपको ऐसे ही दिख गया। याद रखिए इनका बता देंगे जो इनके दो दृढ़ ऊतक होती हैं, यहाँ समझिएगा एक नया पॉइंट है। जो दृढ़ ऊतक की कोशिका, जो कोशिका अगर मिलकर देखें ये बनाए, ये मिल गई कोशिका, ये कोशिका ठीक दृढ़ ऊतक की, ये इधर की ये कोशिका, कोशिका ना बोल के ये सब कोशिका है, इसके अंदर क्या है पूरा ये ऊतक हो गया, ये ऊतक, ये होगा दृढ़ ऊतक मिलकर क्या बनाएंगे, संलगित होकर या ये क्या बनाएंगे, संवहन बंडल का निर्माण, बंडल, संवहन बंडल का निर्माण करते हैं, संवहन बंडल का निर्माण करते हैं। क्या आप जाइलम एंड फ्लोएम का नाम सुने थे? उनका निर्माण करने वाले यही ऊतक हैं जो जटिल स्थायी ऊतक माने जाते हैं। तो संवहन बंडल का मतलब क्या होगा, संवहन, देखिए जब प्लांट में होता है 3 प्रकार के ऊतक तंत्र पाए जाते हैं। एक क्या हो गया, संवहन बंडल या संवहन ऊतक तंत्र। ठीक है, मतलब बंडल बना दिए कि बंडल का मतलब एक बंडल का हाथ से रहेगा। ठीक है, संवहन बंडल ऊतक हो गया। ठीक है, ऊतक तंत्र हो गया। एक होता है बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र, एक होता है भरण ऊतक तंत्र। तो सब आपको नहीं पढ़ना, केवल आपको ये देखना है। अगर आपको अच्छा लगे, अगर आपको पढ़ना ही है, अगर किताब में मिल रहा है तो देखिएगा, अगर आपको जहाँ भी पॉइंट ये मिल जाए बताइएगा, उस पॉइंट को भी हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। तो ये हो गया। इसमें कुछ कितने पॉइंट है, 4-5 पॉइंट रहते थे, सभी का 4-5 पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक, ये हो गया। अगर इनकी हम बात करें तो इनको छोड़िएगा, इन पे आ जाइएगा। ठीक है, ठीक, ये पौधों को हरा रखते हैं ना, तो जो इनकी सेल होती है, जो इनकी कोशिकाएं होती हैं, देखिएगा ये जो इनकी सेल है, जो इनकी सेल है, क्या भाई ये पूरी सेल हो गई। तो इनकी सेल के अंदर वर्णक पाए जाते हैं। कौन, हरित वर्ण, हरित लवक। इनकी कोशिकाओं में हरित लवक अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इनकी कोशिकाओं में हरित लवक अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए क्या होते हैं, हरा। हरा होने के कारण इनको क्या बोला जाता है, क्लोरेन। क्या बोला जाता है, क्लोरेन काइमा, हरित ऊतक। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे मृदु ऊतक को क्या हरित ऊतक बोल सकते हैं, जी हाँ, मृद ऊतक को हम हरित ऊतक बोल सकते हैं। ठीक, मृद ऊतक को हम हरित ऊतक बोल सकते हैं। ये हो गया सभी। ठीक है, ये बता दिए। अब कौन सा पॉइंट लिखने वाले, अब हम मिटाना चाहेंगे। ठीक, अब हम मिटाने वाले हैं। देखेंगे ये कहाँ पर पाए जाएंगे, ये कहाँ पर पाए जाएंगे, ये कहाँ पर पाए जाएंगे। देखिएगा, अगर बात की जाए स्थान क्या है इनका, ये प्लांट में कौन से स्थान पर पाए जाएंगे, इनका भी स्थान देख लिया जाए, इनका भी स्थान दिया जाए। इनका स्थान एक शब्द में हम बता दिए, रेशेदार फल, या रेशेदार जो वृक्ष होंगे जिसमें रेशा होगा। ठीक, रेशेदार और फल की छालों में, फलों की छालों की छाल में। इसमें क्या लिखिएगा, नारियल देखे हो, नारियल का जो कवरिंग होता है, जो बगल बगल छाले लगी होती है, क्या हो गई, दृढ़ ऊतक। ये समझ लीजिएगा। इसका स्थान ऐसे देख लीजिएगा। आपसे बोला जाए एक पत्ती बनाकर दिखाना चाहेंगे आपको, जैसे कि एक प्लांट है। ठीक, यहाँ देखिएगा, इसके स्थान हमने आपको बता दिया कि ये पाए कहाँ पर गए। जैसे कि आपको कोई बीज आप ले लीजिए, जैसे कि बीज में आपको क्या मिलता है, इससे रेशा रेशा मिल जाता है। जैसे कि आप आम खाए या अचार खाए तो आपको क्या मिलता है, उसमें रेशा जो दांत मर लग जाता है। तो किसके बने हैं, दृढ़ ऊतक के बने हैं। या आप जिसमें नारियल खाते जो नारियल छिकला निकालते हो, वो नारियल का छिकला में कौन से ऊतक पाएगा, दृढ़ ऊतक। तो क्या उनके अंदर जीवित जीवन होगा, वो देखते हो आप सूखे होते हैं इसलिए वो मृत हो जाते हैं, इसलिए क्या होते हैं, तो मृत होते हैं। इधर देखिएगा, ये कहाँ पर पाए जाएंगे, तो ये होता है पर्णवृंत। अब पर्णवृंत क्या हो गया, और पुष्पवृंत।
ठीक है, दो ही बता रहे हैं आपको, दो ही आप समझ लीजिएगा, दो वृत्त। ठीक है, जितने प्रकार के आपको वृत्त मिलेंगे, जितने भी वृत्त क्या है, टहनी है। ठीक, क्या है, टहनी है, आधार है, किसी चीज़ का आधार ही वृत्त बोला जाता है। ठीक, जैसे मैंने बोला कि एक पत्ती, ठीक, मैंने ऐसी एक पत्ती बना ली, मैंने एक पत्ती बना ली, ठीक, मैंने एक पत्ती बना ली। अब इस पत्ती को हमने तो ये क्या हो गया, इसका आधार। और इस भाग को हम क्या बोलने वाले हैं, पर्णवृत्त। तो यहाँ पर जो ऊतक होंगे, कौन से ऊतक होंगे, मृद ऊतक के अंदर ही होंगे, मृद ऊतक के अंदर की ओर देखेंगे। देखिए ये भी हरा होगा, बाहर वाला क्या कहलाएगा, बाहर वाला को क्या कहलाएगा, मृद ऊतक, अंदर वाला क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, स्थूल कोण ऊतक। याद रखिएगा। जैसे कि आप आम की पत्ती ले लीजिएगा या एक नीम की पत्ती ले लीजिएगा, उसको जब आप घुमाते हो तो उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ से आ जाती है, उसको टूटने से क्या बचाता है, तोड़ने से बचाता है, तोड़ने से बचाता है। जैसे आप बांस की कैनी लीजिए, जिसको आप नफा देते हैं, खूब नफा देते हैं, वो नहीं जाता है। इसी प्रकार ये होगा, क्या करता है, उसमें लचीलापन आता है, उसमें क्या फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा आ जाता है। जैसे कि एक और वृक्ष देख लीजिएगा, जैसे कुछ तनों में पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि एक वृक्ष है और इधर एक वृक्ष है। ठीक है, तो ये कुछ इनकी शाखाएं ऐसे निकलती हैं कि कुछ टहनियाँ निकलती हैं और इस पर क्या होती है, ऐसे लपटती लपटती आगे की ओर बढ़ती चली जाती हैं। तो ये भी क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है ना। तो ये चीज़ नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी जो दे रहा है ये ऊतक के कारण हो रहा है। और वहाँ पर और प्रेजेंट है ऊतक, दृढ़ ऊतक, ओ भाई स्थूल कोण ऊतक वहाँ पर प्रेजेंट है। ये हो गया इनका ज़्यादा पर्णवृत्त। ये बता दें पुष्प के लिए, देखिए एक पुष्प बना रहता है। ठीक है, ऐसे कोई पुष्प बना है, ठीक, कोई पुष्प बना, तो जो पुष्प की ये है शाखा क्या कहलाएगी, पुष्पवृंत। तो पुष्पवृंत को पाए गए। ठीक, और पुष्पावली, पुष्प का जो आसन होता है उस पर भी पाए जाते हैं। बस ये हो गया। इसका हम देखने वाले, ये कहाँ पाए जाएंगे, ये पत्ती में पाए जाते हैं। ठीक, ये पत्ती में पाए जाते हैं। ठीक, जो आपको दिखती है फलक, ये दिख रही है ना, ये दिख रही है आपको, ये देख रहे हो ना, ये जो क्या है, पर्णफलक, पर्णफलक। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, पत्ती में पाए जाते हैं, प्लस पत्ती, तना, मूल। ठीक, पत्ती, तना, मूल क्या पाए जाएंगे, बाहरी परत पर। इसमें बाहरी परत से क्या है, पत्ती के बाहरी परत पर पाए जाएंगे, तने के बाहरी परत पर पाए जाएंगे, मूल के बाहरी परत पर कौन ऊतक पाए जाते हैं, मृदु ऊतक पाए जाते हैं। तो ठीक, और देखिएगा, पुष्प प्लस बीज के आंतरिक परत पर पाए जाते हैं। ये हो गया, मतलब पत्ती में पाए गए, तने में पाए गए, मूल में पाए गए, ठीक, पुष्प में पाए गए, बीज में पाए गए। ठीक, और ये क्या करती है, आंतरिक परत का निर्माण करती है। ठीक है, ये ऊतक ध्यान समझिएगा, ये ऊतक जड़ में नहीं पाए जाएंगे। ठीक, चलिए ये तो पाए ही जाएंगे क्योंकि ये कठोर बना ही रहे हैं। आपको कुछ एग्जाम्पल देकर है, क्या आपको लगता नहीं है कि संघवन मंडल अगर बन रहा है, संघवन मंडल बन रहा है, तो ये रूट में भी पाए जाएंगे, ये रूट में भी पाए जाते हैं। तो केवल एक ऐसा आपको मिला स्थूल कोण, जिसमें जड़ में ये ऊतक नहीं पाए जाते हैं। ये आपने समझा, पत्ती में पाए गए, तना में पाए गए, मूल में पाए गए, वो भी कहाँ पर, बाहरी परत पर पाए गए, और पुष्प में पाए गए, प्लस बीज में, वो भी आंतरिक परत में। ये बात हो गई। अब कुछ एक पॉइंट और बचा है, इसके भी सारे पॉइंट हो गए हैं, इसके भी सारे पॉइंट हो गए हैं। अब देखिएगा, एक एक पॉइंट तो हमें और बताना चाहेंगे, तो लिख लीजिएगा आप लोग। देखिएगा, एक पॉइंट और लिखने वाले हैं। देखिएगा, पैरेन्काइमा, ये यांत्रिक सहायता, यांत्रिक सहायता, मैंने बोला था ना, क्या था, यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं प्लांट को भाई। जैसे कि मैंने बोला था ना, सरल सिंपल थे ना, तो ये सभी में क्या करेंगे, ये सभी प्लांट को क्या करेंगे, अंदर से सहायता प्रदान करने वाले हैं। सभी कार्य इनका क्या है, सेम है, क्या कार्य सेम है। ये भोजन बनाएंगे तो सब भोजन बनाएंगे, ये भोजन बनाएंगे, ये भी भोजन को बना सकते हैं।
अगर ये भी हरे हो गए, अगर इनके भी ऊतक क्या हो गए, हरे हो गए, तो ये भी क्या बनाएंगे, भोजन बनाएंगे। कार्य सभी का सेम था ना, अगर भोजन बनाने तो भोजन का क्या करेंगे, संग्रह भी करेंगे, ये भी संग्रह करेंगे, ये भी संग्रह करेंगे। पर इस ऊतक को हम क्या बोलते हैं, रसोई घर। प्लांट का क्या बोलेंगे, रसोई घर, या यहीं पर खाना, यही ऊतक क्या बनाता है, खाना बनाता है। ये लोग ऊतक तो कुछ कम मात्रा में खाना बनाते हैं, लेकिन फिर भी ये भी खाना बनाने में सहायक होते हैं। ठीक है, ये किसी भी पौधा का क्या कहलाता है, रसोई घर, मतलब कि घर है भाई यहाँ पर खाना बनेगा। ये भी है, लेकिन ये इनसे तुलना में ये कम है। इन दोनों का पॉइंट देखिएगा, ये पतली कोशिका कहते हैं, कैसी होती है, पतली है जी, इनकी पतली की पतली कोशिका होती है। इसमें लेकिन प्लस जोड़ेगा, इसमें लंबी भी होती है। बस इनके हम पॉइंट को हमने पढ़ लिया है, अब इनको हम साइड में करने वाले हैं। कुछ पॉइंट यहाँ पर और रह गए हैं, और इस पॉइंट को हम इसमें बताने वाले हैं कि मृदु ऊतक अभी और कुछ क्या करेगा। मृदु ऊतक को देखने वाले हैं, ध्यान समझिएगा, मृदु ऊतक के और कार्य को हम देखने वाले हैं। ठीक है, ये आपके दोनों ऊतक हो गए हैं जो सिंपल परमानेंट टिश्यू में आते थे। हमने किसको कर, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा को खत्म कर दिया। अब हम पैरेनकाइमा को थोड़ा सा एक दो पॉइंट और देखने वाले हैं, इम्पोर्टेंट है। क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मतलब महत्वपूर्ण पॉइंट। ठीक है, महत्वपूर्ण पॉइंट। ठीक, देखिएगा मृदु ऊतक। ठीक, सबसे पहला पॉइंट सर जी क्या निकलेगा, इसमें क्या होता है, गैसीय विनिमय। ठीक, क्या बात आ गई, गैसीय विनिमय, गैसीय विनिमय। और सर गैसीय विनिमय होगा सर जी, क्या आप बताए थे, ये हरे होते हैं, ये हरे होते हैं, ये ऊतक कैसे होते हैं, हरे ऊतक। ठीक, तो गैसीय विनिमय अगर हरे हैं तो इसके अंदर क्या है, क्लोरोफिल तो प्रेजेंट है भाई। एक वर्णक पाया गया क्लोरोफिल, हरित लवक, तो ये हरे हो गए। ठीक, गैसीय विनिमय हमने भी कोशिकाएं बनाया था, ये कोशिका हो गई इनकी। ठीक, ये कोशिका बन गई, ये कोशिका, ये कोशिका, ये इधर हमने बना दिया। अब अच्छे से आपको देखना चाहिए, ये कोशिका। ठीक, तो जो इनका इंटरसेलुलर स्पेस पाया गया, तो ये आपको खाली खाली स्थान दिख रहा है, इस खाली स्थान में क्या भरा रहेगा, सघन कोशिका द्रव्य। क्या भरा रहेगा, जो इंटरसेलुलर स्पेस है, अंतरा कोशिकीय स्थान है, वहां पर क्या चीज की मात्रा पाई गई, सघन कोशिका द्रव्य भरा है, सघन कोशिका द्रव्य भरा है। और सघन कोशिका द्रव्य में क्या होगा, गैस का एक्सचेंज होने वाला है, गैसीय विनिमय होने वाला है। सर जी गैसीय विनिमय कैसे हो, सर जी ये हरित ऊतक है भैया, कैसे हैं, हरित ऊतक, तो इनके अंदर क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा कि नहीं, फोटोसिंथेसिस होगा कि नहीं, प्रकाश संश्लेषण होगा या नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण करने के लिए आपको पता है पत्तियां ही महत्वपूर्ण होते हैं, तो पत्तियां ही, इसीलिए इनको रसोई घर बोला। एक कहीं मतलब और ऊतक ये पत्ती में ही पाए गए, और कुछ ऊतक जो पत्ती के सिराओं पर पाए गए। पर ये क्या बनाएगा, प्रकाश संश्लेषण जब करेगा तो ये क्या लेगा, CO2 को ले सकता है प्लस O2, ये दोनों क्या हो गए, गैसें, सजीव गैसें क्या करेगा, यहीं पर एक्सचेंज दोनों को, कहाँ पर, सघन कोशिका द्रव्य में, मृदु ऊतक के अंदर जो अंतर कोशिकीय स्थान पाया जाता है वहीं पर क्या होगा, गैसीय का एक्सचेंज होगा। ये हो गया एक पॉइंट, और इसका लिखिएगा, बहुत सारे पॉइंट हो जा रहे हैं, जो आपको पॉइंट याद में रहेगा, कम से कम 4 से 6 पॉइंट याद होना चाहिए। एक पॉइंट और दिया गया है किताब में, उसको हम बताना चाहेंगे, इसको मिटा रहे हैं। तो गैसीय विनिमय करने में कौन सहायक हो गई, ये सहायक हो गई। ठीक सर जी, क्या हम जलीय पौधों की बात कर सकते हैं, जलीय पौधे, जलीय पौधे की जो पत्ती होती है, ठीक, जलीय पौधे की जो पल्ली लिख दिए हैं भैया, पत्ती। ठीक, जो जलीय पौधे हैं उनकी जो पत्तियां होती है वो जल में क्या है, तैरती हैं। क्या है, तैरती है। शरीर तैरने का कारण क्या, उनमें वायु कोष्ठ पाए जाते हैं। ठीक है, वायु कोष्ठ पाए जाते हैं, पाए जाते हैं।
जहाँ पर हमने कोशिका द्रव्य बताया वहाँ पे क्या पाए गए, वायु कोष्ठ पाए गए। ठीक, वायु मतलब वहाँ पर इकट्ठा हो सकती है, जिस कारण पत्तियों को क्या करते हैं, पानी में तैरने में ये सहायक करते हैं। ठीक है, जिस कारण भाई पानी में तैरने में सहायक करेंगे, मतलब कि ये जो वायु कोष्ठ हैं जो पत्तियों में अंतरा कोशिकीय स्थान पर पाए जा रहे हैं, ये पत्ती को क्या कर रहे हैं, उत्प्लावन बल प्रदान कर रहे हैं। क्या बल दे रहे हैं, उत्प्लावन बल, बायोन्सी। ठीक, उत्प्लावन, उत्प्लावन यार बायोन्सी। ठीक है, इंग्लिश में लिखिएगा बायोन्सी। ठीक है, क्या प्रोवाइड किया, बायोन्सी। उत्प्लावन लिख ही नहीं पा रहे, उत्प्लावन। ठीक है, आप लिख लीजिएगा उत्प्लावन बल बोल रहे हैं। ठीक, कौन सा बल दिए, उत्प्लावन बल। तो उत्प्लावन बल क्या होता है, कोई भी चीज़ जैसे द्रव में डूबी है, कोई क्या है, ये द्रव है। ठीक है, कोई इसमें डूबी चीज़ है उसको क्या करेगा, ऊपर उठा देगा। ठीक है, वह बल जो द्रव में डूबी वस्तु को क्या करेगा, ऊपर उठाएगा। वह वस्तु जो द्रव में डूबी वस्तु को ऊपर उठाएगा उत्प्लावन बल कहलाएगा। तो ये क्या करते हैं, मृद ऊतक हैं और ये पत्ती को क्या करते हैं, उत्प्लावन बल प्रोवाइड करते हैं, जिस कारण इनको क्या कहेंगे भैया, वायु कोष्ठक पाए गए। ठीक, इनके अंदर वायु भरा गया। ठीक, पत्ती तैरने लगेंगे। तो इस ऊतक का एक नाम और निकल के आया, एक नाम और बोला गया। मृदु ऊतक को हमने हरित ऊतक भी बोल सकते हैं, एंड एरेनकाइमा क्या बोल देंगे, वायु ऊतक। क्या बोल दिए, एरेनकाइमा। तो वायु ऊतक भी इनको हम बोल सकते हैं। तो ये था आपका कुछ मेन पॉइंट, ये हो गया आपका आज इस सिंपल परमानेंट टिश्यू पूरा रूप से खत्म हो गया। अब हम कल चर्चा करने वाले हैं किसकी, जो है अपना कंपाउंड परमानेंट टिश्यू। कंपाउंड परमानेंट टिश्यू में दो ही प्रकार आएंगे, जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम एंड फ्लोएम कहाँ से आपको बताया, जाइलम एंड फ्लोएम संवहन मंडल यानी दृढ़ ऊतक, जो आपको पढ़ाया अभी दृढ़ ऊतक, वो दृढ़ ऊतक ही उनका निर्माण करते हैं। तो हम कल पढ़ने वाले हैं। थैंक यू सो फॉर वॉचिंग।